कल हमने कैश फ्लो फोरकास्ट पढ़ लिया था रिसिप्ट एंड पेमेंट से और समझ लिया था, राइट? सो ऐसा देखा जाए तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना कोई बहुत टफ नहीं है, बट ये है कि आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसको जैसे जैसे कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपको समरी बनानी पड़ती है। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, उसके बाद नेट कैश, फिर ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, क्लोजिंग हो जाता है, वो क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग हो जाता है। फाइन, क्लियर? यस अब सर। हम पढ़ रहे हैं प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए, सीधा हमने पढ़ा था कि हम किसी भी पीरियड का कैश बैलेंस निकाल सकते हैं। उसके लिए हम नॉन करंट एसेट का चेंजेस देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री लेवल का चेंजेस देखना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, हेलो। हाँ, मेरा क्लास चालू। सॉरी बच्चों। यस, सो इन्वेंट्री लेवल फ्यूचर का क्या होगा, रिसीवेबल लेवल क्या होगा, पेबल क्या होगा, शेयर कैपिटल में क्या चेंज है, लॉन्ग टर्म फंडिंग में क्या चेंज है, रिटेन प्रॉफिट में क्या है। और इसके लिए वापस एक एडिशनल क्वेश्चन बड़ा सारा ये डिस्कस कर लेते हैं। ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। देखो, जेड कंपनी का 30 जून X3 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी 192, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, बैंक का बैलेंस 2000 है। ये अब जब अपन बनाएंगे, ये तो करंट पीरियड है, अपन फोरकास्ट बनाएंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये सारे फिगर हमें नए लाने पड़ेंगे, 192, 16, 80, ये नए लाएंगे। शेयर कैपिटल का, रिटेन प्रॉफिट का, ट्रेड पेबल का, डिविडेंड पेबल का, ये बैलेंस नए लाएंगे। और इसके लिए अपने को ये 5 इंफॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ो। कंपनी एक्सपेक्ट टू एक्वायर फर्दर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग $8,000 ड्यूरिंग द ईयर टू 30 जून X4। 8,000 की खरीदेगी, खत्म। और इसी ए से रिलेटेड लास्ट में दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट रेट 20% पर ईयर फॉर ऑल एसेट्स हेल्ड एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू डेट। और आपको बनाना है फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट का फोरकास्ट कब का, 30 जून X4 का। आपको दे कब का रखा है, X3 का। पूरे एक साल बाद बनाना है। यानी ये 192 में आप मशीन और खरीदेंगे, कितने की, 8,000 की। कितना हो जाएगा, 200,000। एडिशनल क्वेश्चन 2, तो मैं समझा देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस ऑन 30 जून 20X4। तो बैलेंस ऑन अकाउंट के बिगर, बिना अकाउंट बनाए, बैलेंस ऑन 1 जुलाई X3। 30 जून X3 मतलब 1 जुलाई X3, 192 एड एक्विजिशन यानी परचेस 8,000। टोटल हो गया आपका 2 लाख 200,000। अब उसने कहा डेप्रिसिएशन 20% WDV पे लगेगा।
यानी इस बैलेंस पे जो 30 जून X4 को बैलेंस है, और वो कितना है 200,000। ये हो गया आपका 40,000। सो बैलेंस ऑन 30 जून आपका आ गया 160,000। खत्म कहानी। ये एक बैलेंस आ गया। दूसरा इजी क्वेश्चन है बहुत, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल जो है, इन्वेंट्री 5% बढ़ेगी, रिसीवेबल 10% बढ़ेंगे। बड़ी आसान सी बात। इन्वेंट्री और फिर रिसीवेबल। 1 जुलाई X3 के बैलेंस हमको यहां से मिल जाएंगे। ये रहे 16 और 80। 16 और 80,000। एड इंक्रीज, ये है 5%। सो इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 16,000, और ये है इज इक्वल टू 10% ऑफ, इजी लग रहा है ना, 80,000। तो 16,800 और ये हो गया आपका 88,000। ये हो गया बैलेंस 30 जून 20X4। खत्म। 3 बैलेंस आ गए, जिन बैलेंस को मैं ग्रीन कर रहा हूं। एक ये बैलेंस आ गया और 2 ये आ गए। अब आप देखते जाओ, ये 192 से 160 हो गया, ये 16,800 हो गया, ये 88 हो गया। ये नया बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। अब ये बाकी के शेयर कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, ट्रेड पेबल और डिविडेंड पेबल, इनके बारे में और पढ़ना है। कहता है ट्रेड पेबल एंड डिविडेंड लायबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम। उतनी की उतनी ही रहेंगी। लीजिए, तो ट्रेड पेबल 10 और डिविडेंड पेबल 30, ये लायबिलिटी का बैलेंस ईयर एंड में भी उतना के उतना ही रहेगा। ट्रेड पेबल और डिविडेंड पेबल क्या बैलेंस थे, 10 और 30। 10 30 10 30, ये बैलेंस भी, चारों बैलेंस आ गए। और क्या बोल रहा है, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी, नो शेयर इशू इज प्लान्ड, मतलब कोई शेयर इशू नहीं हो रहा है। रिटेन प्रॉफिट 30 जून X4 के एक्सपेक्टेड हैं 42,000 के। यानी रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर यानी 42,000 का प्रॉफिट होगा इस बार। अब सुनो, शेयर कैपिटल है 216 और ये 34 है। शेयर कैपिटल एज इट इज है कितनी, 216। ठीक है।
अब है रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट का बैलेंस 34 था, इसको नीचे ले लेते हैं यार, यहां पे बैलेंस ऑन 30 जून X3 या 1 जुलाई X4, एड नेट प्रॉफिट। इस साल प्रॉफिट हुआ 42। अब एक बार बताऊं, लेस, अब जरा समझिए आप, पिछले साल डिविडेंड पेबल था 30 और इस साल भी 30 है, तो 30 वाला तो पेमेंट हुआ होगा और इस बार का 30 वापस पेबल बना होगा, तो डिविडेंड पेबल आपका यहां से लेस होगा। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं ये प्रॉफिट डिविडेंड से पहले वाले हैं 42, तो आपका ये हो जाएगा डिविडेंड प्रॉफिट में से घटता है ना भाई करंट ईयर का। अच्छा, आप बोलोगे सर 30 ओपनिंग का 30 क्लोजिंग, ये 30 पिछले साल वाला था जो इस साल पे हो जाएगा, और इस साल का जो 30 है वो ड्यू होगा और पेमेंट इस साल नहीं हुआ है। 46 सारे बैलेंस आ गए आपके पास। अब आप इन बैलेंसेस को देख लीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये 160 आ गया था, बिल्कुल आ गया था। 6800 आ गया था, आ गया था। 88 आ गया था, आ गया था। 216 आ गया था, आ गया था। अब वो जो मेरे को था कि ये डिविडेंड पेबल को ये मान के चल रहा है कि वो यूं की यूं पड़ा हुआ ही है, यानी कि ये नहीं है, यानी ये फिगर आपका 76 ही है। ये क्वेश्चन ने अज्यूम करा है, यानी कि वो 30 का 30 है, यानी इस बार कोई अपन ने डिविडेंड कोई डिक्लेयर करा ही नहीं है। ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन में। तो ये मैं इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से बता रहा था। हमारे इसमें तो एसीसी के अंदर तो भैया डिविडेंड पेबल 30 पड़ा, जब तक वो बोले नहीं ये नहीं पे हुआ तो वो एज इट इज पड़ा रह गया, यानी इस साल कोई डिविडेंड अपन ने दिया ही नहीं, खत्म बात। ये एसीसी के हिसाब से, और ये बैलेंस 76 आ गया। ये 1030 आ गया, टोटल 40 हो गया। ये टोटल 332 अपन ने यहां रखा। 332 यहां रखने के बाद इसमें से 160 घटाया, ये 172 आया। 172 में से 16800 और 88 लेस कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। ये हो गया तीसरा, राइट। दूसरा मतलब Yes, टीवायू। अब है आपका यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशियो। बच्चों, जिन बच्चों ने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, अब कैश फ्लो में आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीन अलग अलग पढ़े थे। अब आपको तीनों को एक साथ ही ले लेना है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग हो। तो यानी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीजिए, उसमें डेप्रिशिएशन जोड़िए, वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। फिर जैसे नॉन करंट एसेट की सेल है तो ये ऐड हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग वाला। अब आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, सब एक साथ लेने हैं। देखो, ये इन्वेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म फंड रेज्ड, ये फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। अगर नॉन करंट एसेट खरीदी तो ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। लॉन्ग टर्म फंड करे, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से घटता है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है, यानी कि ओवरऑल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का नेट फिगर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर इंक्रीज है तो घटेगा, डिक्रीज है तो जुड़ेगा। यानी मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एड डेप्रिसिएशन,
ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, मैं आपको वो फॉर्मेट याद दिला रहा हूं जो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में एड ऑब्लिक लेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, increase in current liability, decrease in current liability, less tax paid, less interest paid। अच्छा, अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो ऐड लेस, सॉरी, हाँ लेस। करंट एसेट घटती हैं ऐड, करंट लाइबिलिटियां बढ़ती हैं ऐड, करंट लाइबिलिटियां घटती हैं माइनस। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, ये फिगर आ जाएगा। फिर ये लेस हो जाएगा। तो ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन चार फिगर का नेट है। ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये लेस। ये जो फिगर आता था इन सब का नेट फिगर, ये कहलाता था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद दिला देता हूं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इनडायरेक्ट मेथड होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। बस एक नई चीज ये आई कि इंटरेस्ट पेड यहां लेस होता है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग में इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग का आउटफ्लो माना गया है, इंटरनेशनल के अंदर इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग का माना गया है। बस इतना सा फर्क है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता था, परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट, जो पैसा आएगा, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और यहां पेमेंट, मतलब परचेस करने से मतलब नहीं, जो पेमेंट किया, पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट, ये आउटफ्लो। आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो करोगे तो चलेगा। ये बस, ये बहुत है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लोन रेज। मतलब आपने पैसा लिया, पैसा आया, फिर रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स और लोन्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और आपके जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर जो आपने डिविडेंड पे करा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी पे। बच्चों, ये आपका आ जाएगा बैलेंस, चेंज इन कैश बैलेंस, चेंज इन कैश बैलेंस, एड ओपनिंग बैलेंस। ये जो भी फिगर है ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। एड ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो, और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस।
ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। अगर पॉजिटिव आया तो ये, नेगेटिव आया तो खत्म। ये आपका तीसरा और आखिरी तरीका क्या करने का, कैश बैलेंस निकालने का। हमको ये क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना था। खत्म। लीजिए, ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, यानी पूरा नहीं दे रखा, सिर्फ काम काम की इंफॉर्मेशन पकड़ा दी। नॉन करंट एसेट्स पकड़ा दी, करंट एसेट्स पकड़ा दी, करंट लाइबिलिटी पकड़ा दी, लॉन्ग टर्म लोन पकड़ा दिया, खत्म। शेयर कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ाया, देखो, इसलिए एक्सट्रैक्ट बोला। फिर आपको ये बात बोली, एक्स कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। सेल 10% से बढ़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी 12 मिलियन के खरीदेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 80 डेज है, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 75 डेज है, अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड 50 डेज है, डेप्रिसिएशन 15 मिलियन है। बच्चों 1 मिनट होल्ड करिएगा। प्रिपेयर अ कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड। अब ये लंबा क्वेश्चन है, बट अपने को तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और आज यहां तक ही करना है आपको, कैश मैनेजमेंट मॉडल अपन कल करेंगे, ठीक है। लीजिए, अब एक एक करके फिगर को लाते हैं। सबसे पहले सेल्स 10% बढ़ जाएगी, तो अब एक बात बताओ, यहां जो सेल्स है 200, ये 210 हो जाएगी। ये लास्ट ईयर है ना, तो ये 220 हो जाएगी सेल्स। तो मैं काम करता हूं, सेल्स 220 फिगर लिख लिया मैंने। कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें 20 मिलियन का डेप्रिसिएशन है, यानी सेल है 200 की, ये 120 है, तो इस 120 में 20 तो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो 100 क्या है, अदर देन डेप्रिसिएशन। अब आप समझना, ये अगर 220 हुआ और कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन 50% ऑफ 220। ये 50% कैसे निकला, बात समझ में आ गई आपको। 120 माइनस 20 is equal to 100 divided by 200 into 100 is equal to 50%। ये लास्ट ईयर के हिसाब से। अब डेप्रिसिएशन इस साल का उसने बोला है हमको, नीचे बोला था, नहीं बोला है 15 मिलियन का डेप्रिसिएशन है, बोल दिया ना 15 मिलियन, तो आप यहां पर 15 मिलियन डेप्रिसिएशन के लेस कर दीजिए। ये 15 मिलियन लेस करने के बाद जो आपका फिगर आएगा, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको एक बात समझा दें, 220 माइनस 110 माइनस 15, 95। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 95, इस 95 में डेप्रिसिएशन वापस 15 ऐड हो जाएगा, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा आपका, ये यहां फॉर्मेट बना हुआ है, इसी में फिगर डाल रहा हूं, 110।
आई होप समझ में आ गई बात। अरे 220 माइनस 110 Yes, sir. बिना डेप्रिसिएशन के अलावा, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका। Yes. अब यानी यहां तक तो पहुंच गए। अब इंटरेस्ट है 5, टैक्स है 22, डिविडेंड प्रपोज है 10। 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें नीचे भी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखी होंगी, नई वाली। सेल्स का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अभी बात कर लेंगे। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड से इन्वेंट्री आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल से अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे, अकाउंट पेबल से अकाउंट पेबल आ जाएंगे। खत्म, 3 चीजें निकाल ली हैं आपको। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, प्लांट एंड मशीनरी आपने 12 मिलियन की खरीदी है, तो सीधा पे काम कर दो, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स 12 मिलियन, खत्म। बोल दो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अगला चीज, ये तीनों इन्वेंट्री होल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, ये तीनों निकालने हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपका 80 डेज है। अब जरा समझना, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां रख देता हूं, इन्वेंट्री 80 डेज है, तो मैं सीधा इन्वेंट्री निकाल रहा हूं, 80 दिन की है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर डेज में है तो इंटू 365, यही होता है ना। अब समझो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको 80 डेज दे रखा है, एट्टी इज इक्वल टू इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स है 110 इंटू 365, ये तो आपको आता है निकालना। तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री का फिगर निकाल लेना है, और वो कितना आ जाएगा, 80 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 365। थोड़ा सा फिगर चेंज आया यार, एक बार देखना पड़ेगा डेज को, कुछ इसने कुछ चेंज तो नहीं लिया। लेट मी चेक। हाँ, ये सही निकाल लिया आपने, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिल्कुल सही। मैंने ही लगता है, नहीं सही है, 24 अप्रॉक्स कर लिया इसने। इसने क्या कर लिया, 24 अप्रॉक्स। इसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिसीवेबल अपॉन, अगर क्रेडिट सेल नहीं दे रखी तो टोटल सेल इंटू 365, पढ़ा था फॉर्मूला। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 75 डेज और पेबल है 50 डेज, ठीक है। 75 और 50, ये है 75, तो 75 इज इक्वल टू रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल कितनी है 220 इंटू 365,
तो रिसीवेबल इज इक्वल टू, सिंपली क्या कर दोगे, 220 अगर 365 दिन की तो 75 दिन की कितनी होगी, सिंपली तो 220 डिवाइडेड बाय 365, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, 365 इंटू, अरे 365 दिन में अगर 220 की सेल होती है तो 75 डेज की सेल का पैसा फंसा रहेगा। ये फिगर आ गया 45 अप्रॉक्स। Yes, sir. अब है पेबल। पेबल पेमेंट पीरियड, फॉर्मूला पेबल डिवाइडेड बाय कुछ नहीं बोलेगा तो वही कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेज होता है लेकिन परचेज फिगर भी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग को सेम मानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां पर मेरे को परचेज मिल जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 24। ओपनिंग कितनी है, 25. ओपनिंग 25 है, क्लोजिंग 24 है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी करंट ईयर की 110 है। तो समझना, पेबल अपॉन, अगर परचेज निकल सकती है तो परचेजेस निकालोगे, पेबल अपॉन परचेजेस इंटू 365। और आपको मैं बता दूं, परचेजेस जो है वो आपकी हो जाएगी, ओपनिंग कितनी है 25. 25, तो आप कह दो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है आपकी 110। Yes, sir. तो 110 की कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग 25 प्लस क्लोजिंग, ये आया। देखें इसने ये चीज करी कि नहीं करी, लेट मी चेक। कई बार वो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ले लेता है, इसलिए कह रहा हूं। लेट मी चेक। परचेजेस ट्रेड पेबल, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ले ली, मैंने कहा ना आपको ये ले लेता। वैसे लेना चाहिए परचेज 109 लेना चाहिए, यहां पर क्या लेना चाहिए, 109. तो ये इसने यहां पर परचेज की जगह क्या लिया। अच्छा ये इसलिए लिया क्योंकि अभी ये बेसिक, ये एडवांस जब पढ़ोगे आप एएफएम, ये बंद हो जाएगा मेरा अभी है, चलो जब तक चलेगा। सो इसने परचेज निकाली ही नहीं क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 24 25 से 24 ही हुई है इसलिए। तो ये पीरियड कितना था आपका 50 days. 50 डेज, तो 50 इज इक्वल्स टू पेबल डिवाइडेड बाय 110 इंटू 365। अब 109 भी करोगे ना तो आंसर वही लगभग वही आएगा, इसलिए तो पेबल इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, 110 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 365 दिन की, 50 दिन का आपका पेबल है। मैं कह रहा हूं आप 109 भी करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 110 अप्रॉक्स, सॉरी 15, सॉरी, ये तीसरा फिगर भी आ गया। इन्वेंट्री आ गई, रिसीवेबल आ गया, पेबल आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो अब आप इन आ गए 40 24 45 15 खत्म। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 110 था। अब एक बात बताऊं आपको, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड
वो सारे फिगर एज इट इज रखूंगा मैं। कौन से वाले? कुछ नहीं बोला ना उनके बारे में। हाँ जी, इंटरेस्ट कितना है? 5। तो आप यहां पर इंटरेस्ट 5 ही रखो, टैक्स 22 ही रखो। ये आ गया। इंटरेस्ट 5, टैक्स 22, डिविडेंड 10। ये रहा आपका डिविडेंड पेड। मैंने फॉर्मेट भी चेंज नहीं करा, मेरा फॉर्मेट ही रखा 10। खत्म। चलिए, ये भी हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा, ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास 40 का था, तो यहां ओपनिंग कैश बैलेंस 40 रख देते हैं। अच्छा, इधर इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये 4 चीजें थी। अब आपको बता देते हैं रिसीवेबल कितने थे, देखो जरा। इन्वेंट्री 25 से, 33. पहले इन्वेंट्री 25 से 24 हुई, तो 1 से Yes, डिक्रीज हुई sir. ना, 1 से डिक्रीज हुई, Yes, sir. तो डिक्रीज इन करंट एसेट ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, रिसीवेबल 33 से कितने हो गए? 45, 12 बढ़ गए, Yes, sir. तो ये नेगेटिव 12। Yes, sir. अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। फिर पेबल, पेबल कितने बच्चों? Hot. Payable for 22. 20। नहीं नहीं नहीं, 20. 20 है, 20। और हमारे एंड में कितने हैं? 15। 15. 7 से पेबल कम हो गए, तो डिक्रीज इन पे करंट लाइबिलिटी यानी आउटफ्लो। 20 से 15 हो गए ना, तो 5 कम हो गए। खत्म। Yes, sir. अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, और कोई फिगर है नहीं, लोन वोन कुछ है नहीं, ठीक। और ये सब फिगर का मैंने सम कर दिया, तो ये फिगर आ गया मेरा -10, यानी ये मेरा कैश बैलेंस में चेंज आया। ओपनिंग 40 था, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 30। ये मेरा आंसर आ गया। लेट अस चेक द आंसर। ये देखो, कुछ छूटा तो नहीं? नेट कैश फ्लो 45 आया था क्या? अपना अपना कितना आया था? अपना नेट कैश फ्लो 40 आ रहा नहीं, एक मिनट, 110 आ रहा था। हाँ, 5 गया, 22 गया, 10 गया, 12 गया, 1, 12, 5। बच्चों, मेरे को लगता है फिगर में कोई मिस्टेक हुई है। तो आ, अपना आ, 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 समझ डेप्रिसिएशन गया, समझ गया, 15 समझ गया, लगा समझ है. अरे समझ गया, ये रुको, मुझे यहां से लगाना था फॉर्मूला। समझ गए? Yes, sir. ये आ गया 45, आ गया 45। ओपनिंग में Yes, sir. 40 है, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस 85। लीजिए साहब, नेट कैश फ्लो 45, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा 85। इसने बोला नहीं क्लोजिंग कैश बैलेंस, सिर्फ नेट कैश फ्लो निकाल के छोड़ दिया। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 85। इससे सिर्फ 85. नेट कैश फ्लो निकाल के छोड़ दिया। क्या बात समझ में आ गई आपको मेरी? Yes, sir. तो सिंपल है, ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। गॉट द पॉइंट? अब बच्चों, ये तो मेन अपन ने ले लिया।
अब हमारे पास जो बचता है वो कैश मैनेजमेंट मॉडल। कल आप ये पढ़कर आना। दो मॉडल हैं, एक बाउमल मॉडल है और एक मिलर और मॉडल है। बाउमल आपने पढ़ रखा है, ईओक्यू पढ़ाया था ना, वही Yes, आपका sir. यहां पर आ जाएगा। तो दो मॉडल हैं, कल ये दोनों मॉडल हम पढ़ेंगे, ठीक। Yes, sir. और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग सॉल्यूशन से थ्योरी आ गई पूरी। ये सब थ्योरी है अब आपकी। उसके बाद यानी कुल मिला के इस चैप्टर में अब आपको सिर्फ दो चीजें और बची हैं, बाकी थ्योरी पोर्शन बच रहा है अपना, ठीक। बट अपन पढ़ेंगे ये सारा कल और परसों में, 2 दिन में ये चैप्टर अपन फिनिश करेंगे। आज मैं यहीं बंद कर रहा हूं क्योंकि चालू भी करूंगा तो बीच में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब लाइट वो चला जाएगा मेरा लैपटॉप। Yes, ओके sir. बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई रिक्वेस्ट कल आप मॉडल्स पढ़कर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. सर, हाँ बच्चे बोलो। मुझे ना चैप्टर 4 के TYQ5 में डाउट था, वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। बेटा अभी तो ये मेरी पावर जाने वाली है, मेरा नेट भी खत्म हो रहा है। ये कोई नहीं, मैं करवा दूंगा आपको। मंडे को मैं वैसे भी फिजिकली आ रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना। ओके ऑफलाइन सर। हूँ मंडे को अवेलेबल, मैं पूरा वीक वहीं पर हूँ, ठीक ओके। है। और थैंक उसके यू। बाद फिर दिवाली का ब्रेक है, फिर दिवाली के बाद पूरे 10-15 दिन में वहीं पर ही हूँ, ओके ठीक है। सर। अब पूरा ऑफलाइन होगा, बस कल और परसों 2 दिन और ही है अपना। चलिए। थैंक यू अच्छा सर। आप तो आइडियलिक से हैं, राइट ग्रंथी? यस सर। कोई नहीं, करवा देंगे आपको, है ना। थैंक यू सर।